चलिए पॉलिटिकल थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, हल्की सी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, है ना? और बुक से भी पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे शायद, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, बताओ लोकसभा में मेंबर बनने की एज कितनी है? राज्यसभा की? लोकसभा में कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं? कितने प्रेजेंट में हैं? कौन 7 नहीं आ पाए? यहाँ कौन 5 नहीं आ पाए? पीओ के वाले। इनमें सारे के सारे इलेक्टेड हैं। इनमें से 12 इलेक्टेड नहीं है बल्कि नॉमिनेटेड हैं। किसने नॉमिनेशन किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी को भी बना दिया या कोई खास ग्रुप था? ये आर्ट्स में, साइंस में, सोशल वर्क में पढ़े थे ना हमने। कुछ खास फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, अपने क्षेत्र के बहुत आगे के लोग, उन्हें यहाँ पहुँचाया गया था। एक बार मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कहाँ तक पढ़ा था, पेज नंबर बताओ, उससे आगे बढ़ेंगे। 77। अच्छा, कल चलते चलते हमने सीट्स पढ़ी थी लास्ट। ठीक है, पेज 77 कंप्लीट हो गया था। अच्छा, ऊपर से पढ़ रहे थे हम। ठीक है, पेज 76 कंप्लीट है। 77 में हम लोगों को स्टार्ट करना था, ये ऊपर वाला तो बता दिया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना? इसके बाद सेकंड पॉइंट भी हो गया था। थर्ड के बाद मैंने टेबल पहले पढ़ा। टेबल कंप्लीट था कल? टेबल को याद कर लेना, पेपर में कुछ भी आ जाता है क्वेश्चंस में। चलो पेज 77 पे आ जाओ, जो नई बात होगी मैं बताऊंगी, वरना सब मैंने बता दिया तुम्हें। पेज 77 का थर्ड पॉइंट देखो। यूपी में, उत्तर प्रदेश में से सर्वाधिक 31 सदस्य हैं राज्यसभा में। क्या आंकड़ा था यूपी का? 80 और 31। ये एमपी लोकसभा के थे और ये राज्यसभा। तो सबसे ज्यादा एमपी राज्यसभा के किसके हैं? यूपी के, 31। टिक कर लो। उसके बाद पढ़ लो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, गोवा। एक ट्रिक बताई थी तुम्हें बेसिक बैच में, क्या ट्रिक थी याद करना? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, इन सब के हमने याद किए थे। हाँ, क्या ट्रिक था इनका? 2-1 2-1 2-1। हम लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग देख रहे थे, तो इनके सिंगल 2-1 2-1 2-1 इस तरह से था। फिर 3 स्टेट्स याद किए थे जिनकी सिंगल सिंगल सीट थी। कौन कौन थे वो? नागालैंड था और मिजोरम और सिक्किम। अब अपने आप इनमें से देख के बताओ कितने स्टेट्स की राज्यसभा की सीटें सिंगल हैं? राज्यसभा के इधर भी तो हैं, तो कितने हो गए टोटल? यहाँ से देखो तो 5 ये और 3 वो, 8 हैं। 8 हैं। डबल डबल कितनों की हैं? 5 की। और लोकसभा की डबल डबल हैं, राज्यसभा की देखो यहाँ भी सिंगल सिंगल है। ऐसे तो पेपर में बेवकूफ बनाते हैं वो, तब बच्चा रट के गया सिंगल सिंगल की बस 3 है, जबकि उसने तुम्हें स्पेशल फोकस करके कहा राज्यसभा की सिंगल सीट कितने राज्यों में है, तो यहाँ इनका नाम भी तो लेना था। ये पढ़ो जरा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त आगे पढ़ लें, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल और गोवा। कितने हो गए देखना? 3 4 5 6 7 8। तो कितने राज्यों में राज्यसभा की सिंगल सीट है? 8। 8 का नाम हमें पता है, हमने ट्रिक से याद किया था, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। लोकसभा की 2-2 थी, राज्यसभा की 1-1 थी। फिर हमने 3 पढ़े थे सिंगल सिंगल सीट वाले, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। अगर कहें राज्यसभा की सिंगल तो 5 ये आएंगे और 3 वो, 8 आएंगे। इन्हीं क्वेश्चन में वो आपको परेशान करते हैं क्योंकि आप रट के गए सिंगल सिंगल के बस 3 हैं, लेकिन वो राज्यसभा की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान छोड़ दो, 10 सदस्य, इसमें हमारा कोई काम नहीं है राज्यसभा का। संघ शासित प्रदेशों में सिर्फ 2, एक दिल्ली से 3 आदमी आते हैं और पौंडीचेरी से 1, ये राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में टोटल यूटी के कितने आदमी हैं? 4। यूटी के कितने हैं? 4। कितनी यूटी में से आए? 2, दिल्ली और पौंडीचेरी में। यहाँ लिख लो ये टोटल 4। ऐसे ही पूछेंगे वो एग्जाम में। राज्यसभा में देश से टोटल से हैं 245, 12 एक्सपर्ट्स हैं, 233 इलेक्टेड हैं इनडायरेक्टली। इन 233 में से कितने यूटी से आए हैं? 4, 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी से। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक कर लो। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। थोड़ी सी साउंड और बढ़ाओ, मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। ये टिक कर लो, स्थायी सदन है और कार्यकाल 6 वर्ष। अगला पॉइंट बहुत काम का है, अपनी किताब पे देखो, इसका काम है रोज करता है, इसको मत देखो। ये टिक कर लो, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात पद से निवृत्त हो जाते हैं और 1/3 नए सदस्य पद ग्रहण करते हैं। कितने साल बाद रिटायरमेंट है? किन लोगों की? जिनके 6 साल कंप्लीट हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब पहली बार आए तो इकट्ठे 6 साल कैसे पूरे नहीं हुए? 2 बार लॉटरी सिस्टम से जिनके 2 और 4 साल हुए उन्हें हटाया था। नेक्स्ट टिक करना, सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल है। अगला भी टिक कर लो, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 में, ये लिख लो यहाँ, अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यसभा अपने मेंबर्स में से किसी एक को 6 साल के लिए डिप्टी स्पीकर या उपसभापति बनाती है। स्पीकर बाहर से आता है, डिप्टी इन्हीं का है। इसके बाद अगला पॉइंट अभी तुम्हारी समझ में उतना नहीं आएगा, उससे अगले पे आ जाओ। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्या होती है मंत्रिपरिषद? बताना। मंत्रिपरिषद कई बार तुम्हें बताया है, COM। क्या बोलते हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। परिषद मतलब काउंसिल, मंत्री मतलब मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM। पढ़ने में जिसका इतना ही ध्यान है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो किताब में कहाँ घुसे जा रहे हो? इतना ज़्यादा ध्यान गड़बड़ में है ये बात, तो इतना भी ध्यान नहीं लगाना किताब में। चलो COM पे आ जाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है अब समझेंगे। इसमें सबसे ऊपर कौन है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद कौन है इसमें? कैबिनेट।
उसके नीचे कौन है? राज्य, स्टेट मिनिस्टर, और सबसे नीचे डेप्यूटी, जिसको आप कहते हैं उप मंत्री। सबसे बड़े लेवल के मंत्री कौन बनते हैं? कैबिनेट। जो पूरी पार्टी का एक मुखिया है वो तो पीएम बन गया, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट लोग हैं उस पार्टी के वो बनते हैं कैबिनेट। इनको हर हाल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा, किसी को विदेश, किसी को वित्त, किसी को रेल, किसी को पेट्रोलियम, किसी को मानव विकास, जितने डिपार्टमेंट है, शिक्षा अलग कर दिया। कैबिनेट हमेशा इंपॉर्टेंट लोगों की होती है। राज्य मंत्री एक काम करते हैं हेल्पर के रूप में। किसकी हेल्प करते हैं? और कभी कभी इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे दिया जाता है। अगर कोई ज्यादा ही खास आदमी हो या किसी की समाज में बहुत वैल्यू हो लेकिन कैबिनेट ना बनाए तो उसे कहेंगे सर हम आपको स्टेट बना रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट चार्ज आप अपनी मर्जी से काम कीजिए। तो राज्य मंत्री भी दो तरह के, एक सिर्फ हेल्प करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट चार्ज। एक तरह से इनको भी विभाग मिलेगा, डिपार्टमेंट मिलेगा। इनको डिपार्टमेंट मिले और ना मिले, कंडीशन 50-50 है, ज्यादातर को नहीं मिलता। डिपार्टमेंट सिर्फ कैबिनेट को मिलता है या राज्य स्तर पे कैसा मंत्री हो, इंडिपेंडेंट, तब इनको कभी भी डिपार्टमेंट नहीं मिल सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मदद करेंगे कैबिनेट की भी और राज्य मंत्री की भी। ये सबसे निचले स्तर के मंत्री हैं और ये पीएम की मर्जी है, किसी को उठा के कैबिनेट से पटक देगा उप में और किसी को उप से उठा के राज्य में और उप से उठा के कैबिनेट। कैबिनेट को राज्य बना सकता है, राज्य को कैबिनेट, कुछ भी कर सकता है आपके देश का पीएम, क्योंकि ये सब इसी की कृपा पर निर्भर करते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एनसीईआरटी में एक कार्टून बना है क्लास 9th में, जाके देख लेना, हमारे भाई बंधु को पढ़ते हो तो। ऐसे एक टेंट है, इस टेंट के अंदर यहाँ पे कोई इंदिरा गांधी को कार्टून के रूप में दिखाया गया, अब किसी और को दिखा दिया हो सकता है, मेरे पास तो पुरानी बुक है। और यहाँ पे वो एक बैठी हुई है राष्ट्रपति के साथ, यहाँ बाहर लाइन लगी हुई है और लाइन में हर कोई झांक रहा है। कार्टून है ये पूरा, हर एक का चेहरा समझ में आ जाएगा। ये झांक रहे हैं क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट दे रही है कि किसको कौन सा अलॉट करना है। ये एक लिस्ट बनाएगी, वो लिस्ट राष्ट्रपति को देगी और राष्ट्रपति उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बुलाएगा कि आप विदेश मंत्री हैं, आप फला राज्य इसके मंत्री हैं, आप ये वाले मंत्री हैं। तो ये सारे मंत्रियों की पोस्ट किसके हाथ से निकलती है? सबको बुलाएगा राष्ट्रपति, उनका ओथ टेकिंग का प्रोसेस राष्ट्रपति करेगा, शपथ सबको राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन मर्जी किसकी चलती है? पीएम की। वही पॉइंट है ये। जल्दी से इसको पढ़ेंगे और फिर इसको टिक करेंगे। तो मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी या लोकसभा के? क्योंकि मंत्रियों को आपने भेजा, आपको आंसर करेंगे, राज्यसभा कौन पूछने वाली। राज्यसभा की किसी बैठक में गणपूर्ति, कल मैंने शायद ये बताया था, मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट हो? 1/10 किसी भी काम को करने के लिए, इसे कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। कोरम हेतु संसद के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 की उपस्थिति आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है, इसी को बोलते हैं कोरम। इंग्लिश में भी कोरम ही होता है, गणपूर्ति हिंदी में। कोई भी काम करने के लिए कम से कम कितने लोग प्रेजेंट हो? 1/10। अगर 500 लोग हैं तो कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 50, तब काम शुरू होगा, वरना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट तुम छोड़ सकते हो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, उससे अगला टिक करना। संविधान में राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया। तो इसलिए अभी हमने क्या देखा, कितने राज्यों के राज्यसभा के एक एक आदमी आए थे? 8। उनकी जनसंख्या कम होगी या ज्यादा? कम। जिसके सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर आए, कौन सा राज्य था? यूपी। कितने आए? 31। उनके एक एक सिंगल और इस अकेले के 31। अगले पेज पर आ जाओ। इसमें ये टेबल तुमने कल कर ही लिया था। अब बताओ यूटी में कितने लोग राज्यसभा में आते हैं? यूटी से 4, 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी। कल टेबल में देखो दिल्ली के 3, पौंडीचेरी का 1 लिखा हुआ था। कल हमने इनके सामने एमपी लोकसभा भी लिखे थे सारी लिस्ट में। इसके बाद अगले पॉइंट पे देखो, ऐसे राज्यसभा के मेंबर जो पीएम बने। वैसे पीएम कहां से बनता है? लोकसभा से, लेकिन आपके देश में राज्यसभा से भी पीएम बने हैं। पहली पीएम बनी थी इंदिरा गांधी। क्या हुआ था थोड़ा सा सुन लो। इंदिरा गांधी के पिताजी ने बहुत बढ़िया राजनीति में अपने पैर जमा के रखे। देश आजाद हुआ और जब तक देश आजादी के बाद ये एक्सपायर नहीं हुए तब तक ये क्या बन के बैठे रहे? पीएम। अगले पीएम बने लाल बहादुर शास्त्री जी। 64 में पीएम बने, 65 में आपकी और पाकिस्तान की लड़ाई और 66 की जनवरी में ये ताशकंद में समझौता करने गए और फिर एक डेड बॉडी के रूप में आपके इंडिया में वापस आ गए। इस टाइम पर जब ये दौर था, इलेक्शन नहीं हुए थे भाई, पार्टी में ही किसी को बनाना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी उस टाइम पर राज्यसभा से सांसद थी। इसका मतलब जनता ने नहीं भेज रखी थी, उनको भेज रखा था अलग अलग एमएलएज ने। अब एमएलए तो एमपी के अकॉर्डिंग तो काम करते हैं ना, और एमपीज के मुखिया इनके पिताजी कितने साल रह गए। तो ये मान के चलो कि बिना काबिलियत के भी राज्यसभा में पहुंचना बहुत आसान है। हाँ, लोकसभा में पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपका नाम हो किसके बीच में? जनता, तभी आपको वोट मिलेंगे। जब ये पीएम बनी ना पहली बार, तब ये इलेक्शन से जीत के नहीं आई थी, तब ये राज्यसभा की सांसद थी और पीएम बन गई। 1967 के इलेक्शन में जीती, 1971 के इलेक्शन में भी जीती, लेकिन इसमें फिर याद करो चीटिंग की बात उठी थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये प्रूफ हो गया था कि इंदिरा ने चीटिंग की है। याद है ये कहानी? बेसिक बैच में सबको सुनाती हूँ, ये यहीं पे समझनी है कहानी। अब देखो पॉइंट। इंदिरा गांधी राज्यसभा से पीएम बनी है 66 में। राज्यसभा से क्यों बना दी गई? क्योंकि कौन अचानक से एक्सपायर हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी। 66 में तो गए थे वो, इसीलिए। फिर एच.डी. देवेगौड़ा बनाए गए 96-97 में, साल भर के थे। फिर आई.के. गुजराल बनाए गए 97-98 में। और मनमोहन सिंह जी असम से थे ना, ये 2004 से 14 के बीच। तो मनमोहन सिंह किसकी सरकार में? यूपीए की सरकार में 10 साल काट गए। ये भी राज्यसभा से ही आए थे पहले। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे पहले उपराष्ट्रपति पद से हटा दे। तो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए किस पोस्ट पे से आदमी हटाना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति। बड़ी बात है। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। राज्यसभा अपने सभापति और उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा सकती है। अब कल आपने देखा था लोकसभा के 543 लोगों को संभालने के लिए लोकसभा में एक पोस्ट है जिसको आप कहते हैं लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर। और यहां हमने कौन देखा था? सभापति। इनमें से कौन बाहर से आया था? सभापति बाहर का था ना। ये कौन था? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, अगर अध्यक्ष गड़बड़ करता है तो इसको हटाने के लिए कौन हटा सकता है? भाई किसको दुखी कर रहा है? लोकसभा वालों को। तो लोकसभा के मेंबर्स मिलकर क्या इसको हटा सकते हैं कि नहीं?
और क्या हटा देंगे? भाई ये आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा, हमारे ही तो एरिया में बैठा है, हटा देंगे, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा देंगे। लेकिन अगर राज्यसभा का सभापति काम ना करे तो क्या राज्यसभा अकेली हटा देगी? क्यों नहीं हटा सकती? वो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी, उसके ऊपर बहस करेगी, पारित करेगी हटाने के लिए, लेकिन उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति मिलनी जरूरी है। अगर लोकसभा सहमत नहीं है तो इनका जो स्पीकर है वो नहीं हटेगा। कितनी अजीब बात देखो, इनको अपना स्पीकर हटाना है, भाई हमें नहीं पसंद आ रहा, ठीक है प्रस्ताव पारित करो, हट जाएगा। इनका स्पीकर हटाना है तो किससे भी पूछना पड़ेगा? लोकसभा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा स्पीकर नहीं है, वो देश का क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, बाद में तुम्हारा स्पीकर बना, तो हटाने के लिए तुम अकेले नहीं हो, किसकी सहमति लेनी पड़ेगी? ये अलग पॉइंट है। इनको किसी की सहमति नहीं चाहिए, हमें नहीं पसंद आ रहा हम हटा देंगे, इन्हें नहीं पसंद किससे पूछना पड़ेगा? लोकसभा से। ये पॉइंट वही बता रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट टिक कर लो। अनुच्छेद 92 कहता है जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचार में हो तब वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। यानी जिसको हटा रहे हैं वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, इस बात पे डिस्कशन के टाइम की हटाएं ना हटाएं, तब वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। राज्यसभा की शक्तियां, कल परसों मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का, लोकसभा का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है नए नए क्या बनाते रहना? कानून। और कानून कैसे बनाए जाते हैं? पहले बिल। बिल दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? साधारण और धन। धन केवल कहाँ पेश होगा? लोकसभा। केवल कौन पेश करेगा? मंत्री। इसलिए इसको कहते हैं ये सरकारी बिल है, क्योंकि सरकार में ही मंत्री होता है। ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में मंत्री भी पेश कर सकता है और नॉर्मल सांसद भी, इसलिए आप इसको कहते हैं ये गैर सरकारी। अगर मंत्री पेश करे सरकारी और ना पेश करे मंत्री तो हम कहते हैं ये गैर सरकारी है। जो मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद है, वो भी पेश कर देगा। देखो जरा क्या क्या इसके काम बताते हैं। पहला, सामान्य विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित करना, बिल्स पे विचार करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक को रोक लेगी? कितने दिन रोकेगी? सजेशन दे देगी। मान लीजिए धन विधेयक में लिखा है, कुछ भी एक आइडिया लगाते हैं कि इस बार 1400 करोड़ रुपए, एक इमेजिन कर लीजिए, शिक्षा पे खर्च करने हैं। ये लोकसभा ने पारित कर दिया, बजट है, धन विधेयक है। अब ये राज्यसभा के पास गया, वो कह रहे नहीं इतने नहीं, 1000 करोड़ कर लो, तो वो ये सिर्फ सजेशन देंगे। सजेशन को मानना ना मानना किसकी मर्जी है? लोकसभा की। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने कह दिया 1000 तो 1000, आप सिर्फ हमें सजेस्ट कर दो, हमें ठीक लगेगा वेल एंड गुड, नहीं ठीक लगेगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फाइल सीधी किसको पहुंचा देंगे? राष्ट्रपति को। आपके पास कितने दिन हैं? 14 डेज हैं। अपनी इज्जत रखने के लिए पास करने में फायदा है, रोकने से क्या मिलना है? ये टिक कर लो। तो धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लिख लो, मना नहीं कर सकती, सिर्फ सजेस्ट कर सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। प्रपोज करना, सजेस्ट करना, बस इतना करना है इसको। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, तो अमेंडमेंट के जो बिल्स होते हैं उनको पारित करती है। प्रश्न पूछती है, ये भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लिखो, लेकिन पर लोकसभा की हामी आवश्यक है। यही लिख लो, पर लोकसभा की हामी आवश्यक है। क्या लोकसभा भी पूछती है कि हम हटाएं अपने हेड को या ना हटाएं? वो नहीं पूछती, बस इनको पूछना पड़ता है। लोकसभा की हामी या सहमति आवश्यक। अगला पॉइंट देखना, ये संसद को राज्य सूची, 3 लिस्ट बताई थी आपको, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। कल मैंने तुम्हें बताया था कि लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। इसके सिर्फ 2 लॉजिक हैं। राज्यसभा उच्च बनी है सिर्फ 2 कारणों से। पहला, देश में नई ऑल इंडिया सर्विसेज, कौन से एग्जाम्पल दोगे? IAS, IPS, IFS। अगर ये नई सृजित करनी है, नई क्रिएट करनी है, तो ये हाथ में सिर्फ राज्यसभा के में है। दूसरा, अगर कोई स्टेट लिस्ट का टॉपिक, राज्य सूची का कोई टॉपिक इनको जरूरत लगे तो किसको पकड़ा देंगे? देश की सरकार को। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। ये सिर्फ कौन कर सकती है? राज्यसभा। और इसलिए ये कैसा सदन कहलाती है? उच्च। बस इन 2 पावर्स, पैसे की बात नहीं है कहीं भी, पैसे में लोकसभा की पावर है। ये टिक कर लो। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, यहां लिख लो आर्टिकल 249, यही लिख लो, इसीलिए उच्च सदन है ये। आर्टिकल 249, इसीलिए उच्च सदन। तो एक लॉजिक है ये, आर्टिकल 249। पिछले पेज पर लिख लो जहां लिखा था ये राज्य सूची के विषय पर, यही लिख लो 249। अब अगले पेज पे आ जाओ। वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल के संबंध में राज्यसभा को 14 दिन की विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14। और नॉर्मल बिल को 6 महीने, लिख लो, साधारण बिल को 6 महीने। 6 महीने तक ना पारित करे तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता नॉर्मल बिल का, लेकिन अगर फाइनेंशियल या मनी बिल है तो सिर्फ 14 दिन तक वेट करेगी लोकसभा, फिर पारित। अब आ जाओ राज्यसभा की विशेष शक्तियों पर, इसमें सीधे पहुंचो सेकंड पॉइंट पर। संविधान का अनुच्छेद 249, अभी तुम पीछे लिख के आए हो, क्या था 249? राज्य सूची का विषय देश को देना, टिक मार्क कर लो। 249 पढ़ो। राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अंडरलाइन कर लो, राज्य सूची के किसी विषय को नेशनल इंपॉर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाए। तो कौन ऐसा कर सकता है कि अपना टॉपिक दूसरे को दे दे? सिर्फ राज्यसभा, इसलिए उच्च सदन है। अगला भी टिक कर लो, अनुच्छेद 312, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IAS IPS वाला। राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से, अंडरलाइन करना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार है। ये 2 आर्टिकल इसको स्ट्रांग बनाते हैं, एक आर्टिकल 312 और एक आर्टिकल 249। ये किसके पास नहीं है? लोकसभा, इसलिए वो है निचला सदन और ये है उच्च सदन। पैसे का कहीं जिक्र मत करना, पैसे में सारी पावर किसकी आएगी? लोकसभा की। अगला पॉइंट टिक कर लो।
राष्ट्रपति कम से कम वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति यहाँ क्या बन के बैठा हुआ है? सभापति। लेकिन अकेले हटा सकते हैं? नहीं। किससे पूछना पड़ेगा? लोकसभा से। अगला भी टिक कर लो। उपराष्ट्रपति द्वारा अगर वो कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाए, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के उपसभापति सभापति के रूप में काम करते हैं। और पहली राज्यसभा अगस्त 1952 को बनी थी, 1952 में। अभी इन्होंने सेकंड लास्ट पॉइंट क्या बोला, इसको समझ लो। ये कह रहे हैं अगर कभी भारत में राज्यसभा के सभापति को किस रूप में काम करना पड़ जाए? कार्यकारी राष्ट्रपति। ये कब बन सकता है एक्टिंग प्रेसिडेंट? जब राष्ट्रपति मर गया, बाहर गया है, काम नहीं कर सकता, हटा दिया। तो अब सभापति क्यों बनेगा? क्योंकि एक्चुअल में ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब ये कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा तो ये सैलरी किसकी लेगा? राष्ट्रपति की। फिर ये 5 लाख लेगा। और जब ये इसकी जगह काम करेगा तो फिर उस टाइम पे ये कौन सा काम छोड़ देगा? सभापति। और अगर उस टाइम पे मीटिंग होती है तो कौन काम करेगा? उपसभापति। इसीलिए बनाया जाता है उपसभापति, डिप्टी स्पीकर, कि कभी ऐसा हो कि अचानक से राष्ट्रपति मर जाए तो फिर काम कौन संभालेगा? क्योंकि जब ये यहाँ बैठेगा ना, फिर ये कहेगा मैं डबल काम क्यों करूंगा, अब मैं राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हूँ, सैलरी भी उसी की लूंगा। तब ये कौन सा काम नहीं करेगा? सभापति का। अब अगला पॉइंट देखो, लोकसभा आ गई। लोकसभा आपकी जो ये सीट्स हैं 80, 40, 26, ये सीट्स किस आबादी के ऊपर है? कौन सी जनसंख्या गिनते हैं हम? आपकी लास्ट जनगणना कब हुई थी? आपकी आबादी बताई थी उस टाइम पे 121 करोड़। अब हम कहते हैं 140, 131, 40 के बीच में कहीं होगी, क्योंकि इतनी तो आबादी बढ़ी जाती है 10 साल के अंदर। इस 121 करोड़ के अकॉर्डिंग आपकी आबादी के अकॉर्डिंग सीट्स नहीं है। आपकी जो ये 543 सीट है ना, ये आपकी 1971 की आबादी के अकॉर्डिंग है। ऐसा क्यों? 81 की आबादी, 91 की, 2001 की, 11 की, 40 साल बीत गए, आप अब तक उस पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में जब ये बात की थी ना कि भाई परिवार छोटे होने चाहिए, जनसंख्या बहुत नहीं बढ़ानी, उस टाइम पर साउथ इंडिया के लोगों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया और उन लोगों ने अपनी अगली पीढ़ी में बहुत ज्यादा बच्चे जो थे उनको सीमित कर ले कि 2 बच्चे हो, 3 बच्चे बस। हमारे उत्तर भारत में इस पे हमने ध्यान नहीं दिया और हमारे यहाँ यूपी की आबादी, बिहार की आबादी लगातार बढ़ती गई। सभी स्टेट्स, क्यों अकेलों का नाम क्यों बदनाम करें, सभी की। तो 1971 की जनगणना में जो सीटें थी ना, वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग थी और हर साल जनसंख्या बढ़ रही थी। तो जब 1981 की जनसंख्या के आंकड़े आए तो देखा गया कि नॉर्थ इंडिया में आबादी बहुत बढ़ी और साउथ इंडिया की आबादी उतनी नहीं बढ़ी। तो साउथ इंडिया की सीटें कम बढ़ेंगी, नॉर्थ इंडिया की ज्यादा। इससे नुकसान होगा साउथ इंडिया को, उनका रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा ना। तो नॉर्थ इंडिया की आबादी की अगर सीटें बढ़ाओगे तो ये नुकसान में जाएंगे, यानी इनका जनसंख्या कंट्रोल करना नेगेटिव हो गया ना। तो इंदिरा गांधी ने कहा चिंता मत करो, चाहे कितनी आबादी बढ़ गई हो, जनसंख्या कब की मापी जाएगी? 71 की, और इसी के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेंगी। तो 1970s में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए आपकी सरकार ने डिसाइड किया कि अब के बाद आबादी का असर सीटों पर नहीं आएगा। तो नॉर्थ इंडिया आबादी बेशक बढ़ाता रहे, प्रेजेंटेशन उतना ही मिलेगा। किस आबादी के अकॉर्डिंग? 1971, और अब तक ऐसा ही चल रहा है। अब कह रहे हैं 2026 में हमारी सीटें बढ़ाकर और लोकसभा की 800 प्लस करने की बात हो रही है। 800 प्लस का मतलब है 543 से 800 प्लस, तो कई 100 मंत्री बढ़ जाएंगे आपके, यानी आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। उस टाइम जब आबादी को गिनेंगे तो 2021 में जो नहीं हो पाई, 22 में तो करते होंगे अगर पेंडेमिक नहीं रहा, इस आबादी को कंसीडर करके करेंगे। तो 71 के बाद अब अगली जब भी जनगणना होगी ना तुम्हारी, उसको कंसीडर करके तुम्हारी सीट्स चेंज होंगी। लेकिन अभी फिलहाल में 4-5 साल तो इनमें कोई मतलब नहीं है। तुम 2021 में बैठे हो, कब तक चेंज नहीं होनी? 2026 तक। तो 21 में तो चिंता मत करो, अभी सीट कितनी चलती रहेंगी? 543, उसी के बारे में है ये। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं अंग्रेज। लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, टिक कर लो। इसमें तुम और मैं भेजते हैं अपने एमपी। भारत की संसद का पहला सदन है, लोक सदन है, निम्न सदन है। किस कारण वो उच्च बना? 2 आर्टिकल बोल दो बस, 249 और 312। IAS IPS किस में आएंगे? 312 में, और 249 में राज्य सूची वाले टॉपिक आएंगे। ये टिक कर लो। अगला आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। पुरानी बात हो गई, पिछले साल से ये आंकड़ा बदल गया। पता है तुम लोगों को ये क्यों बदला? इसको भी सुन लो। पिछले साल जब ये पेंडेमिक पहली बार आया, जनवरी की बात है 2020, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा चेंज किया गया और ये 104th अमेंडमेंट था, 104वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अब के बाद यानी 2020 के बाद आपके देश में एक ग्रुप हुआ करता था जिसको कहते थे एंग्लो इंडियन। ये इंडियन थे बाद में, पहले ये लोग क्या थे? एंग्लो, आंग्ल। हमारे यहाँ अंग्रेज जब गए तो बहुत सारे अंग्रेज यहीं रह गए, बहुत सारे पुर्तगाली भी रह गए। वो उन्होंने कहा हम इंडिया में रहेंगे, हम इंडियन ही बन गए। तो ऐसे ग्रुप को आपने नाम दे दिया, भाई ये इंडियन प्रॉपर तो नहीं है। क्या है ये लोग? एंग्लो इंडियन। और इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर किसी के पिता या किसी के दादा अंग्रेज रहे हैं, माँ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज है, तो पिता से बच्चे के जीन्स माने जाते हैं कि वो अपने पिता के कारण जाना जाएगा। तो पिता या दादा अगर अंग्रेज रहे हैं और उन्होंने किसी इंडियन महिला से शादी करके यहीं जीवन काटा, तो उनको हमने कह दिया ये इंडियन तो हैं लेकिन इनमें ब्लड क्या है? एंग्लो। तो ऐसे ग्रुप को आपने कहा हम इनको अपनी राजनीति में जगह देंगे। अब मान लो 5 लाख आदमी रह गए, तो आपने डिसाइड किया कि हम 2 लोगों को बनाएंगे एमपी, लोकसभा में भेज देंगे। पर जनता इनको पसंद नहीं करेगी, वो नहीं चुनेगी इनको, तो इनको डायरेक्ट भिजवा देंगे राष्ट्रपति से कहकर। और ये कौन कहेगा? पीएम। यानी 2 सीट बना दी कि इन दोनों सीटों पर एंग्लो इंडियन बैठेंगे। एंग्लो इंडियन कौन? जिनके या तो पिता या दादा किस उससे संबंध रखते हो? अंग्रेज। अब ये इतने साल हो गए आपको आजाद हुए, 1947 में थे, तो उस टाइम बहुत लोगों के दादा परदादा थे अंग्रेज। लेकिन 1947 से आज तुम 2021 भी आधे से
ज्यादा गया। इतने सालों में वो सब मर गए जिनके दादा अंग्रेज थे, वो थोड़ी अब यहाँ बैठे हैं। तो उनकी शादियां इंडिया में हुई और उनकी जो अगली पीढ़ी आई तो उनके ना तो दादा और ना ही उनके पिताजी अंग्रेज, क्योंकि वो सब इंडियन है। तो आप ये मानो आपके दादा के भी पुराने टाइम के लोग थे। तो सरकार ने कहा एंग्लो इंडियन की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए पिछले साल ये टर्म आपने हटा दिया। और इस टर्म को हटाने से क्या हुआ, एक तो आर्टिकल 366 जिसमें ये लिखा था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें लिखा था कौन होते हैं एंग्लो इंडियन, जो मैंने आपको परिभाषा दी। एक आर्टिकल 331 और एक आर्टिकल 333 वेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि 331 कहता था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को कौन भेजेगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और 333 कहता था हर राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन अगर जरूरत पड़े तो लिया जा सकता है। हरियाणा में कोई अंग्रेज नहीं रहता, ना यहाँ कोई किसी के दादा परदादा अंग्रेज थे, यहाँ कभी एंग्लो इंडियन नहीं बना। लेकिन अगर आप केरल जाएं तो वहाँ बहुत सारे एंग्लो इंडियन थे, आप कर्नाटका जाएं तो एंग्लो इंडियन, गोवा जाएं तो एंग्लो इंडियन, बंगाल जाएं तो, यानी हर स्टेट को कह दिया अगर आपको जरूरत हो, आपको जरूरी लगता हो तो कितना एंग्लो इंडियन बना लेना, एक। उसके लिए कोई सीट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मनोनयन होगा, नॉमिनेशन होगा। अगर देश है तो राष्ट्रपति बुला लेगा और राज्य है तो गवर्नर बुला लेगा। अब ये दोनों वेस्ट हो गए 2020 में, क्योंकि इस ग्रुप को ही आपने खत्म मान लिया। कौन से ग्रुप को? क्योंकि जिनके बाप दादा अंग्रेज थे ना वो तो मर गए इतने सालों में। भाई सोचो 47 में जिसके पिताजी अंग्रेज थे उसके बच्चों के बच्चों की अगली पीढ़ी आ गई, कितने साल तो बीते। तो इस टाइम पे अब कोई ऐसा नहीं है जिसके दादा जो कहे कि मेरे दादा या मेरे पिताजी अंग्रेज, वो तो मर गए। तो अगली पीढ़ी में हमने ये हटा दिया। 2 कौन से आर्टिकल अब नहीं यूज हो रहे हैं, 331, 333। इनको एक्सप्लेन कहाँ किया गया था, 366 में। अब देखो ये पॉइंट, इसलिए अब ये 2 वाली बात बेकार है। जब बुक लिखी तब ये काम की थी। तो आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य संख्या 552 को कितना बना लोगे, 550, ठीक कर लो, 50 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से आएंगे और यूटी से 20 आएंगे। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब ये नहीं आएंगे तो पहले कौन भेजता था इनको, राष्ट्रपति। कौन से ग्रुप के थे ये, एंग्लो इंडियन। यहाँ लिख लो, लिखो जनवरी 2020 104th अमेंडमेंट, जनवरी 2020 104th 104वां संविधान संशोधन, आंग्ल भारतीय समुदाय का, आंग्ल भारतीय समुदाय समाप्त लिख लो। इनका कोई इलेक्शन इसमें नहीं है, नॉमिनेशन में इलेक्ट होके आए कोई आए। तो कौन से 2 आर्टिकल्स में इनके लिखा था कि 2 और 1 आ सकते हैं। देश में आएंगे आर्टिकल 331 से और राज्य में आएंगे आर्टिकल 333 से। ये लिख लो यहाँ पर, ऊपर लिख लो बुक में, लिखो अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। और अगला लिखो आर्टिकल 333 विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। 331 पहले देश फिर उसके बाद राज्य, ठीक है। ये दोनों वेस्ट हैं आपके लिए। चलो किसी को इसमें डाउट तो नहीं है। 2 कौन से आर्टिकल अब यूज के नहीं है आपके, 331 और 333। 31 कहाँ के लिए कहता था, लोकसभा। कितने आते थे, 2। कौन भेजता था, पीएम। शपथ कौन दिलाता था, राष्ट्रपति। राज्य में कौन चाहता था बंदे, सीएम। शपथ कौन दिलाता था, राज्यपाल। चलो अगला पॉइंट पढ़ो अब। लोकसभा सदस्यों की संख्या का निर्धारण सन 1971 की जनगणना के आधार पर। बीच की जनगणना क्यों नहीं देखी आपने, क्योंकि अगर बीच की जनगणना देखते तो आपकी पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है अब तक। ये तो ये कह दिया कि पॉपुलेशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब जाके लोग थोड़े से संभले। 71 अब ये कब तक सेम रहनी है सीटें आपकी, 2026 तक। लिख लो यहाँ, यदि आप ये रहने दो। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। तो 2026 तक आपकी सीटें नहीं बढ़ेंगी, 543 ही रहेंगी। इसके बाद अगले पेज पर आ जाओ। लोकसभा में इसमें पहले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक कर लो, तुम्हारे काम की है। बीच में लोकसभा का एक सदस्य कम से कम 5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। 5 लाख के ऊपर एक आदमी, तो बढ़ेंगे कुछ सालों बाद ये। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट, इसको पहले समझो। टोटल सीट कितनी है लोकसभा में, हाँ इसको बोर्ड पे देखो, 543। अब तो नॉमिनेशन वाले आते ही नहीं, कितने गायब हैं यहाँ से, 7। ये टोटल कैसे बटी हुई हैं, स्टेट्स में कितनी है और यूटी में कितनी है। यूटी में 20 हैं 550 में से और 530 हैं स्टेट्स में। 530 पूरे आती हैं जितनी आपके स्टेट्स में हैं। इन 20 में से 13 आती हैं, ये कंप्लीट आती हैं। तो ये मिला के कितनी हो गई, 243। ये 7 जो नहीं आती ना, जिसको आप कहते हो कहाँ की है, ये पीओ के। अगर कभी ये आपको मिला तो आप इसको स्टेट नहीं बनाएंगे, आप क्या बना देंगे, इसको यूनियन टेरिटरी बना देंगे। क्योंकि यूटी बनाने से आप थोड़े सेफ फील करते हैं। जैसे ये स्टेट और यूटी जो है ना, इनमें पंगेबाजी क्या होती है, अगर कोई स्टेट है तो वहाँ की जनता अपने आप को एक समझती है। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा पूरा हरियाणा एक है, यूपी है तो एक यूपी है। फिर वो अपने में से एक लीडर को सीएम बना देते हैं और उस सीएम की बात को वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं, बड़ा तबका। लेकिन अगर यूटी है तो सीएम बनना ही नहीं। इन लोगों में वो यूनिटी नहीं आ पाती जो सीएम के अंडर आ जाती है, लोगों में और कार्यकर्ताओं में। तो जहां जहां गड़बड़ के इलाके थे ना, जो डिस्प्यूट लग रहा था आपको होगा आपकी सरकार को, उस टाइम पर उनको क्या बना दिया गया, यूटी। अगर मैं इसको करंट सिनेरियो से जोड़ूं तो इसको कश्मीर से समझो। कश्मीर काफी दिनों से विशेष राज्य था ना आपका विशेष राज्य। यहाँ पे सीएम की बड़ी चलती थी महबूबा मुफ्ती। जब पिछली सरकार 2018 में अपनी ये सरकार थी तो हमारी सरकार ने क्या किया, बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को पहले कॉन्फिडेंस में लिया और कहा कि हम ना यहाँ कुछ बहुत बढ़िया चेंज करेंगे और आपकी विधानसभा को भंग करवा देते हैं, काम धीरे धीरे प्लानिंग से करेंगे। विधानसभा भंग करवा दी, यानी सीएम की पावर हट गई। अब सीएम की पावर हटे 1.5 साल बीत गया, 1.5 साल पूरा गया और मुफ्ती जी कहती रही कि भाई हमारे यहाँ करवाओ सरकार का, आपने कहा था कि हम सरकार के ऊपर काम करेंगे। उन्हें पता ही नहीं चला, धीरे धीरे फौज भेजनी स्टार्ट कर दी कश्मीर में। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हर घर के सामने फौजी तैनात था, हर गली में फौज थी, यानी इतनी फौज चली गई वहां कि अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तुरंत शूट कर देंगे। और अचानक से एक दिन पूरे इंडिया को खबर मिली 31 अक्टूबर 2019 को कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया।
ऐसा होते ही 100% दंगे होने थे, आग लगनी थी, रेलवे की पटरियां उखड़नी थी और पता नहीं कितने मर्डर्स होने थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उससे पहले जब ये किया ना, उससे पहले इंटरनेट बंद करवा दिया, अखबारों के दफ्तर बंद करवा दिए, ना कोई टीवी सिग्नल छोड़ा, ना कोई रेडियो पे खबर। टीवी चलाएं तो झिलमिल ऐसे ब्लैक हो गई स्क्रीन, रेडियो ऑन करें तो कोई कुछ नहीं, कोई सेंटर नहीं पकड़ रहा, ना फोन चलाएं तो इंटरनेट नहीं, यानी किसी तरह से कुछ नहीं पता। बस पुलिस की फौज की गाड़ी घूम गई कि सब लोग अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई घर से बाहर निकला तो शूट एट साइट, दिखते ही गोली मार देंगे। वो जो दंगे वाले करने वाले होते हैं, जो इस तरह की टोलियां बनाते हैं, उनको इकट्ठे होने के लिए साधन चाहिए ना उनको कोई वीडियो भेजने दी गई, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, ना टीवी चला, ना रेडियो, और घर से निकलते ही बाहर पुलिस फौज खड़ी है। तो क्या इंसान कुछ भी कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। 370 खत्म कर दिया और एक भी कुछ भी इस तरह की हरकत नहीं हुई। इसको सुन के तुम्हें लग रहा होगा बहुत अच्छा हुआ है ना, लेकिन उसको दूसरे नजरिए से देखो तो मानवाधिकार वाले आ गए, उन्होंने कहा ये तो दिन दहाड़े लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं इंटरनेट चलाने दिया जाता। पता नहीं कितने महीनों तक ना स्कूल गए ना कॉलेज, तब कोई पेंडेमिक नहीं था, ना कॉलेज गए ना यूनिवर्सिटी, कहीं नहीं, घर से निकलने पे बैन, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इमरजेंसी जैसा सा माहौल बना दिया उस टाइम पे। जब कौन सा आर्टिकल हटाया गया, और जब ये देखा कि ठीक है अब कई महीने 4-5 महीने ऐसा चला, उसके बाद क्या किया, ये तो हिस्सा आपके पास था ही नहीं, पीओके है आपके पास, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो पहले से नहीं थे आपके पास। जो ये बीच का जम्मू कश्मीर था ना, आज क्या है, इस जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है आपका लद्दाख, ज्यादा बड़ा। और जो कश्मीर है ना आपका, ये तो ऊपर तो सियाचिन हो गया, वो इसके मुकाबले काफी छोटा है। तो आज यूनियन टेरिटरी बना दिया। और मैंने क्या कहा, लोगों में यूनिटी तब होती है जब वो अपना एक मेंबर सीएम बनाते हैं। अब यहाँ कोई सीएम नहीं है प्रेजेंट में, और बिखराव कर दिया जानबूझ के राजनीतिक तौर पर, ताकि यहाँ की गड़बड़ियों से उबरा जा सके। अगर ऐसा ना करते तो कौन सा आर्टिकल नहीं कामयाब हो पाता, 370 हटाना पॉसिबल ना होता, क्योंकि इसके तहत ही ये कैसा राज्य था, विशेष राज्य। तो आपका जो ये जम्मू कश्मीर यूटी बनाया ना, ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत बनाया गया। वापस आते हैं, अगर कभी आपको पीओके मिला तो यहाँ से कितने आदमी आएंगे, 7, इसको आप यूटी बनाएंगे, आपने पहले स्पष्ट कर रखा है, क्योंकि यूटी में ही आपकी 20 सीटें हैं, तो यहीं से आप मानते हैं कि जब आएगा तो इसको बना देंगे। स्टेट के पूरी सीट्स भरी हुई हैं, यूटी की 7 कम है, इस तरह से टोटल कितनी है प्रेजेंट में, 543। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बहुत बढ़िया, चलो पढ़ते हैं, पेज 80 पे आ जाओ, इसमें टिक करना। अच्छा, इसमें एक 84 वाला टॉपिक और है, इसको भी सुन लो। आपकी इन सीटों में क्या रिजर्व्ड सीटें भी हैं क्या? रिजर्वेशन जैसे नौकरियों में है, तो क्या एमपी एमएलए की भी रिजर्वेशन होती है? बिल्कुल, आपके हर स्टेट में रिजर्वेशन है, जरूरत जैसी है वैसी रिजर्वेशन है। आपके देश में 543 में से 84 सीटें एससीज के लिए और 47 सीटें, ये टोटल मिला के जितनी है ना, इसकी एक प्रतिशतता निकलेगी, इतनी परसेंट सीटें। आप बस इतना याद कर लो, ये पूछते हैं कितनी कितनी सीटें, तो अगर 84 याद है, उल्टा करने पे 48 बनता, एक कम है बस। ये सीटें रिजर्व्ड हैं आपके एमपीज की, आरक्षित सीटें हैं या आरक्षण है इन पर, ये कह लो। हर स्टेट की विधानसभा में भी आरक्षण है और देश की लोकसभा में भी आरक्षण है। अगला पॉइंट वही है, इसको टिक करना। 84 सीट्स अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ये 84 और 47 सीटें एससी और एसटी की सीटें हैं। एससी और एसटी में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? एससी कौन होते हैं? शेड्यूल कास्ट, और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। ये नॉर्मल लोगों की तरह गांव में ही रहते हैं, ये कोई अलग नहीं है, बस इनको हम लोगों ने पुराने टाइम में अपना डिवीजन खुद किया तब अलग कर दिया, नहीं तो ये बिल्कुल नॉर्मल गांव के लोगों की तरह। लेकिन ये जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में, ये जंगलों में रहते हैं, इनका लाइफस्टाइल, कल्चर, पहनावा, भाषा, बोली, खान पान सब कुछ अलग है। आपको इनका पहनावा अजीब दिखेगा, इनकी भाषा अलग दिखेगी, ये आपसे इंटायरली डिफरेंट है। ये ट्राइबल एरियाज में रहा करते थे, लेकिन आपकी सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे इन बेचारों के जंगलों को रौंद दिया और वहां कभी बिजली का प्लांट लगा के बैठ गए, कभी वहां रेलवे का ट्रैक बिछा के बैठ गए। इन बेचारों को वहां से भगा दिया और इनको भागना पड़ा, कोई अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता, इनको रेफ्यूजी बन के कहीं कहीं भागना पड़ा। उसी दौर में आपकी सरकार ने इनको लालच दिया, उस पुराने टाइम में, कि अगर आप चाहो तो हम आपको क्या दे देंगे, एक प्रतिशतता दे देंगे हर जगह, नौकरियों में भी, सरकारी सभी नौकरियों में, और अपनी लोकसभा और विधानसभा जहां जरूरत है वहां भी। आज आपके देश की टोटल आबादी का 16% हिस्सा शेड्यूल कास्ट है और 8% हिस्सा शेड्यूल ट्राइब्स का है। इतनी ही प्रतिशतता इनको नौकरी में आपने दे रखी है। अगर 100 नौकरी निकलती है ना, तो उसमें से 16 एससी बच्चे लगते हैं और 100 निकलती हैं तो उनमें से 8 एसटी भी लगते हैं। इनको आप मिलाओ तो कितने परसेंट हो गए? ये 24%। ये आरक्षण स्टार्टिंग से था और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन इसमें फिर एक बहुत बड़ा आरक्षण जोड़ दिया गया। क्या आरक्षण था वो? अदर बैकवर्ड क्लास का। कितने परसेंट था वो? तब जाके बात बिगड़ गई, और इतनी बिगड़ गई कि फिर लिस्ट बहुत ऊपर नीचे आने लग गई, वरना पहले इतना अंतर नहीं था। एससीज की सीट लोकसभा में भी है, और ये एससीज की भी और किसकी है? एसटीज की भी। कितनी टोटल एससी की है? 84, और एसटी की कितनी है? 47। ये बहुत काम का पॉइंट है, बहुत बार आता है, ये टिक कर लेना, 84 और 47। इसके बाद 2 पॉइंट छोड़ दो या एक छोड़ दो, अगला पढ़ लो। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर्स के आधार पर होता है। क्या पहले भी 18 साल में ही वोट डालते थे? पहले 21 था। कौन से सन में चेंज किया? 1989 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 61st अमेंडमेंट। अगला पॉइंट टिक करो, 61वां संविधान संशोधन 1989, भारत में अब 18 साल की आयु प्राप्त व्यक्ति मतदान कर सकता है। नेक्स्ट भी टिक करना, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पढ़ लो, के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। अभी मैंने तुम्हें एंग्लो इंडियंस के 2 आर्टिकल बताए थे, कौन कौन से थे? 300
अब ध्यान से बोर्ड पे समझना, फिर तुम्हें टफ नहीं लगेगा वरना भूल जाओगे। इनमें से दो आर्टिकल जो इवन नंबर वाले हैं ना, 330 और 32, ये हमारे अपने लोगों की बात करेंगे। एससी एसटी हमारे अपनी तो हम सब एक हैं। ये बात करेंगे एससी और एसटी के आरक्षण की देश में, यानी लोकसभा में, जिसको आप 84 और 47 बोल रहे हैं। ये बात करें, इसके बाद बात करेंगे देश में कौन से ग्रुप की, एंग्लो इंडियन। कितनी सीटें थी, 2, ये भी तो देश में थी। ये बात करेंगे दोनों राज्य की, ये बात कर रहे थे देश की। पहले अपने एससी एसटी को हम अपने राज्य की विधानसभा में सीट देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, हर किसी की आरक्षित अलग है। हरियाणा में 17 सीटें हैं 90 में से, किसके लिए हैं वो, एससीज के लिए। ऐसी सब जगह अलग अलग है। 333 कहता है एससी एसटी को हम कहां देंगे आरक्षण, ये सॉरी एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को कहां आरक्षण देंगे, अपनी विधानसभा। कितनी सीट थी, 1, ये लोकसभा में 2। तो देखो पहले देश के आर्टिकल 2, फिर राज्य के, पहले अपने इंडिया के एससी एसटी, क्योंकि वो हमारे ही हैं, ऐसे ही राज्य के पहले एससी एसटी, फिर देश के एंग्लो इंडियन और फिर राज्य के एंग्लो इंडियन, चारों एक साथ हैं। अभी पिछले साल 104th अमेंडमेंट से ये दोनों तो खत्म कर दिए। कौन से दो खत्म कर दिए, 331 भी और 333 भी। लेकिन इन दोनों का आरक्षण 2030 तक के लिए कंफर्म कर दिया, यानी आपकी लोकसभा और आपकी विधानसभा की सीटें एससी और एसटी के आरक्षण के लिए 2030 तक आगे अवधि बढ़ा दी गई। तो सोचो 4 में से 2 आर्टिकल तो वेस्ट हुए, और उसी अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल्स को कितने तक के लिए फायदा मिल गया, 2030 तक के लिए इनका आरक्षण बढ़ा दिया गया। सेम अमेंडमेंट है, 104वां संविधान संशोधन। अब देखो इसमें ये पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, यही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। कौन सा आर्टिकल दे रखा है, 330। और अगर ये राज्य में हो तो कौन सा आर्टिकल बन जाएगा, ये 30 से 32। 31 और 33 किसके हैं, एंग्लो इंडियन। पहला एंग्लो इंडियन देश का और फिर राज्य का। यहां लिख लो, इसके पास लिखो आर्टिकल 332 राज्यों में एससी एसटी की सीट, आर्टिकल 332 राज्यों में एससी एसटी की सीट्स। हर राज्य की अलग अलग होती है, देश की एक ही होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो 330 और 32 हमारे एससी एसटी के। अगला पॉइंट टिक करना, प्रारंभ में ये व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी, पर अब मैंने क्या बताया 2020 में बढ़ा के कितने तक कर दी, 30, यानी आपको आजाद हुए 80 साल हो जाएंगे, तब तक भी ये चीज चलती रहेगी। ये टिक कर लो। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पहली बैठक की तिथि से 5 साल का, तो एक बार लोकसभा आ गई कितने साल, 5 साल चलेगी। आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बताती हूँ मैं। आपातकाल बताया था मैंने, किसने लगाया था, इंदिरा ने। क्यों लगाया इंदिरा ने आपातकाल, उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया था। किस हाई कोर्ट ने, किस इलेक्शन में चीटिंग की थी, 71 में। जब पहली बार पीएम बनी तो क्या लोकसभा से आई थी, कहां से आई थी, राज्यसभा से। आपातकाल में आपके मौलिक अधिकार भी लिमिटेड हो जाते हैं, ये बात पता है। अभी पॉइंट क्या था ये वाला, क्या बताना था मुझे इसके बारे में मेन, अच्छा टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि आपातकाल तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, तो ऐसा ना हो कि हम बिना बात किया करेंगे इसकी बातें जब राष्ट्रपति दोबारा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसको हम किससे जोड़ रहे हैं, लोकसभा। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान से सुनो, आपातकाल जब लगा हो आपके देश में तो लोकसभा की अवधि जो कि 5 साल के लिए है, इसको आप 1 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। बस एक पॉइंट है, लेकिन इसके साथ ये भी सुन लो, जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया ना 1975 से 76, 75 से 77, तब इंदिरा ने क्या कहा कि अब के बाद इसने एक बहुत बड़ा चेंज किया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट, बहुत बड़ा चेंज। और ये 1976 में हुआ था। कुछ लोग तो कहते हैं इंदिरा अपना खुद का संविधान लिख के बैठ गई थी, तो कुछ लोगों ने इसको कह दिया ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान। कौन से अमेंडमेंट को नाम दे दिया, ये आपातकाल के दौरान हुआ। और इंदिरा गांधी ने कहा अब के बाद हमेशा देश में लोकसभा का टाइम पीरियड 6 साल का होगा और विधानसभा का टाइम पीरियड भी कितने साल का होगा, 6 साल। ये गलत कर रही थी ना इंदिरा, क्योंकि संविधान में कितने साल लिखा था, 5 साल। बहुत सारे बदलाव कर दिए अपने फायदे के लिए इंदिरा गांधी ने। तभी लोगों ने कहा कि अपना अपना खुद का संविधान लिख लिया, देश की कोई चिंता नहीं। उस टाइम पे जो इन्होंने ये किया ये इलीगल था, गलत था। और इसीलिए इसको ठीक करने के लिए जब इनकी सरकार हटी, जब इनकी सरकार दोबारा पावर में नहीं आई और एक नई पार्टी की सरकार आई, क्या नाम था उसका, जनता पार्टी की सरकार। ये सब मैंने आपको बेसिक बैच में खूब कराया हुआ है। जनता पार्टी की सरकार में पहला कौन बना था, मोरारजी। और मैंने आपको ये भी बताया होगा मोरारजी इंदिरा को खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये इनके सामने बच्ची थी और ये एक्सपीरियंस्ड और समझदार, और वो बन गई प्राइम मिनिस्टर और इनको बना दिया डिप्टी। इन्होंने इस्तीफा पकड़ाया कि ये थोड़ी कल की हमारे सामने तो बच्ची है ये, और ये हमें बताएगी क्या करना है। तो मोरारजी देसाई ने इनके इस अमेंडमेंट को खत्म किया, ये जो चेंज किया था 42nd अमेंडमेंट की बहुत सारी बातों को खत्म करने के लिए एक और अमेंडमेंट लाया गया। कौन से वाला, 44वां, 42वें की कुछ चीजें जो गलत थी इनको रोकने के लिए, और ये आया 1978 में, वो 76 में आया। इसमें कहा गया कि इंदिरा ने अपने फायदे के लिए जो किया इसको वापस ठीक करो। तो 6 साल से कार्यकाल कितने पे ले गए, और विधानसभा का भी 5, और आज तक ये 5 ही है। तो इंदिरा जो अपनी चालाकी से उस टाइम गलत मिसयूज कर रही थी पावर का, और लोकसभा की सीटों का कार्यकाल उन्होंने 5 से कितना कर दिया, 6। वो किसने वापस ठीक किया, कौन सा अमेंडमेंट किया, इंदिरा ने। कौन सा किया था, किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां। कब हुआ था 42वां, 76। और ये कब हुआ, 78 में। फटाफट से इसको टिक कर लो, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। तो हम पहुंचे आपातकाल। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकती है।
फिर पढ़ लो बस। आपातकाल की उद्घोषणा लागू न रहने पर भी लोकसभा की अवधि का विस्तार 6 मास से अधिक नहीं होगा। अंडरलाइन करना, 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। तो ये गलत था या ठीक था? ये गलत था। इस 76 को 75 लिख लो, 75 में बढ़ा था, 75 से 76 और 76 से 77। जिनका बातों में ध्यान है ना, ये 2-4 दिन में साफ हो जाएंगे क्लास में से। अगला पॉइंट टिक कर लेना, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। हम नंबर नहीं बताएंगे, हम क्या कहेंगे 110, क्योंकि नंबर तो बढ़ सकता है। ये 555 से 52 से घट के 50 हो गया ना, तो हमें क्या बोलना है, कितना होगा 110। नेक्स्ट कर लो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं आर्टिकल 84 में लिखिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 25 साल की एज हो। तीसरा, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? लाभ का पद। किसी भी तरह से अगर वो सरकार से सैलरी लेता है तो हम कहते हैं कि वो किसके पद पर बैठा है? लाभ का पद। सरकार की सैलरी को लाभ का पद माना जाता है। लेकिन न तो राष्ट्रपति लाभ के पद पर है, न ही उपराष्ट्रपति, न ही राज्यपाल, पीएम और सीएम। इसीलिए आप देखो, जिसका मन करता है सीएम है तो भी एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है, कोई एमएलए है तो भी एमपी का इलेक्शन लड़ सकता है, एमपी है तो एमएलए वापस बन सकता है। सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना है? असम के सीएम थे, एमपी अपना मिनिस्ट्री में आ गए। पीछे क्या हुआ था? एमपी थे तो सीएम बन गए थे वहां एमएलए का इलेक्शन लड़के। अगर इनके ऊपर भी ये हो ना कि तुम भी भाई पहले एक पद का त्याग करो फिर इलेक्शन लड़ना, तो कोई ना बदले कभी एमपी एमएलए वाला। जिस पे बैठे हैं चुपचाप बैठे रहे, पर इनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि इनको पता है इसमें हार गए तो क्या बिगड़ना है, वापस उस पद पे चले जाएंगे, क्योंकि ये किसमें नहीं आते। एक चपरासी की अगर इच्छा हो कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो उस बेचारे को पहले नौकरी छोड़नी पड़ेगी और फिर वो इलेक्शन में हारेगा, 100% हारेगा। इसलिए लोगों को बड़ी दिक्कत दिखती है, क्योंकि नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कल पढ़ा था समझ आ गया था भाई? एक दो क्वेश्चन पूछ लो, जवाब दोगे? रॉस आइलैंड का दूसरा नाम बताओ। कौन सा? पक्का? हैवलॉक आइलैंड का दूसरा नाम बताओ। कौन सा? पक्का? नील आइलैंड का दूसरा नाम कौन सा? पक्का? DSL, डेक्कन पास साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से लगता है। पक्का? और TLC 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से लग करता है। ग्रैंड चैनल क्या है? इंडोनेशिया को भारत से या ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। किसको भाई? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। पढ़ लिया था ये, सबको पता भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है या हिंद महासागर में? अरब सागर ऑप्शन में नहीं होगा तो पक्का? 8 डिग्री नॉर्थ से कितना? 12 डिग्री नॉर्थ, यही है ना? और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबको पता है? कितने द्वीपों का समूह है? पक्का? पक्का बेटो? पिटली पक्षी अभयारण्य सुना है? लक्षद्वीप में है। कौन से द्वीप पर? पिटली द्वीप पर है, याद रह जाएगा। केवल कितने द्वीपों पर आबादी इनमें से? 10 पर है ना? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड्रॉइड। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो मिनी कोय। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो मिनी कोय। सबको पता है? श्योर? 8 mm याद है? 8 डिग्री चैनल मिनी कोय को मालदीव से अलग करता है। पक्का? 9 डिग्री चैनल याद है? मिनी कोय को कवारती से अलग करता है। सब जानते हो? लक्षद्वीप की राजधानी बता दोगे? और मालदीव की? माले। मालदीव की क्या है? माले। कौन सी भाषा है यहाँ पर? महल या महाल भाषा। लक्षद्वीप में महल या महाल है? लक्षद्वीप के कौन से हिस्से पर? दक्षिणी हिस्से पर बोली जाती है। हाँ जवाब दो। वैसे लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? जवाब दो। सॉरी भाई, सॉरी भाई, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात है ना? हाँ ना जवाब दो। हाँ, कोरोना। कोरोना मारे तो भी ठाटा है बेटा। सही ना? कोरोना डिजीज इतनी खतरनाक नहीं है, केवल एक टाइमिंग की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? टाइमिंग की आवश्यकता होती है भाई। आपके शरीर में कोरोना आया, पहले 5 दिन उसको ऑब्जर्व करो अच्छे से, आपको उसके सिम्टम अच्छे से पता चल जाएंगे। 5वें दिन अगर जो आपका बुखार कम नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट लो। फिर 6ठे दिन और 7वें दिन भी फर्क नहीं पड़ रहा तो 8वें दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। क्या है? हॉस्पिटल में एडमिट हो। 8वें दिन जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, 8, 9, 10 दिन में या तो ठीक करोगे आ जाओगे या ठीक होकर चले जाओ। सही में तुम लोगों को यही नहीं पता, जो ये वायरस होता है इसका नेचर क्या होता है। वायरस का नेचर होता है ये घर ढूंढना है, इसका काम। वायरस का काम क्या है? घर ढूंढना। खाना बदोश होता है, ये घूमता रहता है। इसको क्या है? नया घर चाहिए। किसी भी शरीर के अंदर ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं होता। जो वायरस होता है किसी भी शरीर के अंदर ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। 10 दिन के बाद ये अपने आप छोड़ देता है उसके शरीर को। और जब ये उसके शरीर को छोड़ता है तो उस समय बॉडी से रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा वायरस निकलते हैं और उसी समय दूसरे लोग कैप्चर आने की संभावना में होते हैं। किसमें होते हैं? कैप्चर होने की संभावना में, या फिर जो पहले 5, 6, 7 दिन होते हैं उनमें। क्योंकि जब ये एंटर करता है तो 3-4 दिन तक तो ये गले में और अपना नासल कैविटी में, इसी में अपना हैबिटेट बनाता है। यहाँ से फिर ये कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में पहुँचता है ये 8वें दिन या 7वें दिन। कब पहुंचता है? 8वें दिन या 7वें दिन लंग्स में पहुंचेगा। और जब ये लंग्स में पहुंचता है फिर ये सीधा सा वहां पर मामला खराब करता है। जो हमारे ये सीधे से फेफड़े हैं ना, इनमें 25 छोटे छोटे कमरे हैं और बड़े 5 हैं। बड़ी क्या हैं? 5 हैं। लोब बोलते हैं। जो हमारा दायां फेफड़ा है ना, इसमें 3 लोब होती हैं
और जो बायां फेफड़ा होता है इसमें 2 लोब होती हैं। एक लोब ना होने के कारण, ना होने का कारण हार्ट है। हमारा हार्ट थोड़ा सा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है। इस कारण जो हमारा लेफ्ट जो लंग्स है ना वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा, और जो राइट लंग्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। हाँ ना जवाब दो। फिर जो इसके अंदर एल्वोलाई होते हैं जिनको वायु कोश बोलते हैं, जो हम एयर लेकर जाते हैं लास्ट में वो वहीं पर जाकर पहुंचती है और फूलती है, फिर वो सिकुड़ती है और एयर क्या होगी, बाहर निकलेगी जब वो सिकुड़ते हैं। हाँ ना जवाब दो। तो ये होते हैं अंगूर के गुच्छे जैसी। कैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसी होती हैं। और जो ये अंगूर के गुच्छे जैसे 25 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 25 चैम्बर। जैसे अंगूर का गुच्छा देखा होगा ना आपने, जो अंगूर का गुच्छा होता है उस वैसे वैसे 25 चैम्बर होते हैं। और वही 25 चैम्बर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। अब मान लो एक चैम्बर के अंदर वो पहुंच गया और उस चैम्बर के अंदर जैसे मान लो सीधा सा उसने इन्फेक्शन फैलाया, अगर जो हमने उसको उस समय कंट्रोल नहीं किया ना, वो दूसरे चैम्बर में भी जाएगा, तीसरे चैम्बर में भी जाएगा, चौथे चैम्बर में भी जाएगा। मान लो आग शुरू में ही लग जाए और आपको पता चल गया आग लग गई, तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ना, बुझ जाएगी। और जब वो मान लो 5-10 चैम्बर में फैल गई तो उसको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा ना। वो बहुत ज़्यादा पानी क्या, स्टेरॉइड है। वो क्या है, स्टेरॉइड हैं। वो स्टेरॉइड क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिव कर देंगे कि हमारे जो यूजफुल ऑर्गन है ना उनके ऊपर भी वो क्या करेंगे, असर डाल देंगे। आप बोलते हैं ना अमृत का अति होना भी जहर है। तो हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है ना, अगर जो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़्यादा ऑटो इम्यून में चला जाए, तो ये हमारे शरीर के लिए नेगेटिव होता है। और जब वो स्टेरॉइड मेडिसिन दी जाती है उस समय हमारे इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, उस हिस्से को तो ठीक कर देगा लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों पर बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण तो बोलते हैं स्टेरॉइड खतरनाक होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड क्या होंगे, इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा बूस्ट करेंगे, वो इतना जल्दी सारे सिस्टम को डैमेज करेगा, चाहे उसके सामने फिर हानिकारक चीज़ हो चाहे फायदेमंद हो, उसका काम है सीधा सा खतरा, पागल कर देना इम्यून सिस्टम को। क्या कर देना, पागल। और पागल आदमी तो अपने को भी मारता है और दूसरे को भी मारता है, पागल कर देता है ये स्टेरॉइड जो होता है। और इतना फिर अचानक क्या होता है, वीक, कमजोर, इतना कमजोर, बाहर से कोई कवक आ गया ना उससे भी नुकसान। जबकि जो फंजाई होते हैं ये तो इतना वीक होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको अपने आप डैमेज करता रहता है, उसको अपने आप क्या है, डैमेज करता रहता है। तो कहने का मतलब कोरोना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी टाइमिंग, और टाइमिंग के लिए सबसे जरूरी होता है टेस्ट कराना। टाइमिंग के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, टेस्ट कराना। जब तक आप टेस्ट नहीं कराओगे तो आप टाइमिंग कैसे सेट करोगे। आपने टेस्ट कराया, आप मान लो बाई चांस पॉजिटिव हैं तो अपना टाइम सेट कर दो, यानी कि 5, 8, 10, 5 से 8 दिन के बीच में टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया, आप इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हो तो ठीक होते जा रहे हो, नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। 8वें दिन क्या होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा भाई। और आप लोग जानते हैं जो ये पोस्ट कोविड केस सबकी बार बने हैं, इनके पीछे सबसे ज़्यादा कारण स्टेरॉइड यूज़ करना है। क्या है, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड उस टाइम लिमिट में तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट करता है, लेकिन उसको बाद में कमजोर इतना हो जाता है वो। हाँ ना जवाब दो। चलो ये तो बाद की बातें, अपने इन पर ध्यान दो। उष्ण क्षेत्र में पाया जाता है 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ, और लवणीय क्षेत्र सैलाइन यानी सैलिनिटी 25 से 30%, और टेम्परेचर लगभग कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ ना जवाब दो। पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां किन क्षेत्रों में, तो हमारे पास 2-3 शब्द बनते हैं। या तो ऑप्शन में लिखा होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इक्विटोरियल लाइन रीजन, क्या होता है, इक्विटोरियल लाइन रीजन, या लिखा होता है उष्णकटिबंध क्षेत्र, क्या लिखा होता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन, क्या लिखा होता है, ट्रॉपिकल रीजन। हाँ ना जवाब दो। या फिर ऑप्शन में लिखा होता है गर्म और उष्ण क्षेत्र, या फिर ऑप्शन में लिखा होता है लगभग 25 से 30% लवणीय क्षेत्र, और समुद्र के अंदर ये 200 फीट से 300 फीट गहराई, कितनी भाई, 200 फीट से 300 फीट गहराई। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। अब जो ये मूंगा जीव होता है इसका लाइफ स्पैन टाइम, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। अब तुम कहोगे इसका जीवन काल इतना छोटा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है समुद्र के जल में क्लोरीन का होना। समुद्र के जल में क्या होना, क्लोरीन का होना। हाँ ना जवाब दो। आप लोग जानते हैं समुद्र के जल में क्लोरीन प्रचुर मात्रा से, भाई क्या है, प्रचुर मात्रा से है। हाँ ना जवाब दो। पक्का ध्यान दे रहे हो। और ये क्लोरीन काम करती है कोरल ब्लीचिंग का। किसका काम करती है, कोरल ब्लीचिंग का काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं परवाल विरंजन। क्या कहा जाता है, परवाल विरंजन कहा जाता है। हाँ ना जवाब दो। अब जो ये कोरल होता है और एक विशेष प्रकार का शैवाल होता है भाई, एक विशेष प्रकार का शैवाल होता है, उस शैवाल को हम जुक्सनथले के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, जुक्सनथले के नाम से जाना जाता है। ये एक विशेष प्रकार का शैवाल है। इन दोनों के बीच में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का मतलब दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब जो ये कोरल है इसको बेनिफिट क्या है, जो ये शैवाल है प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, और जब ये फोटोसिंथेसिस करता है तो कोरल के लिए क्या है, भोजन बनता है। और जो ये कोरल है ये इसके लिए हैबिटेट का काम करता है। किसका काम करता है, हैबिटेट का। अरे हाँ ना जवाब दो। 7वीं क्लास में आपने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा होगा और पेपर के अंदर बहुत बार आता है। जो फलीदार पौधे होते हैं, जो लिगुमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में नोड्स पाई जाती हैं।
जो फलीदार पौधे होते हैं, जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में नोड्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो इनकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनमें एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। अब जैसे ये राइजोबियम बैक्टीरिया और जो फलीदार पौधों में ये नोड्स हैं, ग्रंथियां जड़ों में, इन दोनों के बीच में भी सहजीवी पोषण है। इन दोनों के बीच में क्या है? सहजीवी पोषण है। सहजीवी पोषण क्या है? जो ये राइजोबियम है, ये तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है भाई। वायुमंडल की नाइट्रोजन को क्या? नाइट्रेट में। और इस नाइट्रेट का यूज किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में, और प्रोटीन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही तो होती है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन। मेरे बच्चों, यूरिया देखा होगा, यूरिया में भी तो नाइट्रोजन ज्यादा होती है। फसल में यूरिया डाल दो, 2 दिन के बाद यूं बढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ ना जवाब दो। तो प्रोटीन में जो ये नाइट्रोजन होता है, यही तो इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट का काम करता है। हाँ ना जवाब दो। तो इन दोनों के बीच में भी ये कैसा रिलेशन है? सिम्बोटिक रिलेशन है, सहजीवी पोषण है। राइजोबियम बैक्टीरिया ने तो इसके लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, और जबकि जो ये नोड्स हैं, इन्होंने इसको क्या है? हैबिटेट, आवास। इसने भोजन और ये इसका आवास बन गया। हाँ ना जवाब दो। तो ऐसे ही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बोटिक रिलेशनशिप। अब भी समझ में नहीं आया तो इससे भी सिंपल भाषा है। गांव के अंदर भैंस वगैरह होती हैं, मवेशी बोलते हैं, पक्का। और गांव में कौवे वगैरह भी होते हैं, गांव में काग बोलते हैं। हाँ ना जवाब दो। और भैंस पर कलील चिचड़ भी हुए हैं। हाँ ना जवाब दो, पक्का। कौवे आते हैं, चोंच मार कर चले जाते हैं। हाँ ना जवाब दो। यानी कि वो उनकी सफाई कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में सिम्बोटिक रिलेशन हो गया मेरे बच्चों। क्या हो गया? सिम्बोटिक। सिम्बोटिक रिलेशन ही उसको बोलते हैं जिसमें दोनों को फायदा हो। जिसमें क्या हो? दोनों को फायदा हो। हाँ ना जवाब दो। तो आप लोग जानते हैं, भैंस की तो सफाई हो गई और कौवे को भोजन मिल गया, पक्का। अब भी नहीं समझ में आया हो तो आ गया। इतने एग्जाम्पल ठीक है? श्योर। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं जहां पर भी देता हूं ना, ये पेपर के अंदर डेंसली यानी कि सघनता से पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये भी मैं बताऊंगा जरूर। सही बात है। क्वेश्चन ये बनता है यहां पर, जैसे आपने लाइकेन सुना है, क्या बोलते हैं? लाइकेन सुना होगा ना। लीचेन भी बोलते हैं और लाइकेन भी बोलते हैं। और एक वर्ड होता है जिसको हम एल्गी बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। जो ये लीचेन होता है और शैवाल होता है, इनके अंदर भी सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। इनके अंदर भी क्या है? सिम्बोटिक रिलेशनशिप है। हाँ ना जवाब दो। जो ये शैवाल होता है, ये यहां पर फोटोसिंथेसिस का काम, और जो ये लीचेन होता है, ये शैवाल का हैबिटेट है। और लीचेन एक ऐसा पेपर का क्वेश्चन है जिसका यूज किया जाता है पीएच स्केल बनाने में, जिससे हमें ये पता चलता है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन एल्केलाइन या बेसिक है। हाँ ना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, पीएच स्केल किसके बने होते हैं? पीएच पेपर किसका बना होता है? लीचेन का बना होता है। और यही लीचेन या लाइकेन एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। क्या है? एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। वायु प्रदूषण का सूचक भी कहा जाता है, इसको उल्टा याद रखो। जहां पर जितना ज्यादा लीचेन नेचुरल रूप से प्रोडक्शन है, वहां पर आप लोग जानते हैं उतना ही कम क्या है? वायु प्रदूषण है। और जहां पर लीचेन जितना कम प्रोडक्शन है, उतना ही ज्यादा वायु प्रदूषण है। अब पूरी पृथ्वी पर अगर जो शुद्ध क्षेत्र की बात की जाए एयर प्योरिटी के हिसाब से, वो तो टैगा और टुड्रा रीजन है भाई। वो तो कौन से? टैगा और टुड्रा रीजन है, जो वायु प्रदूषण के हिसाब से या पृथ्वी का सबसे शुद्ध क्षेत्र कहा जाता है, प्योर क्षेत्र, टैगा और टुड्रा। इसका मतलब ये वहां की मुख्य वनस्पति है। अब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि टैगा टुड्रा प्रदेशों की मुख्य वनस्पति लीचेन। पेपर के अंदर ये भी पूछते हैं लीचेन किसका इंडिकेटर? एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन और लीचेन के बीच में कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन। किससे पीएच स्केल बनता है? लीचेन से। लीचेन और एल्गी के बीच में कैसा रिलेशन? सिम्बोटिक रिलेशन। हाँ ना जवाब दो, पक्का ध्यान दे रहे हो। तो ये सिम्बोटिक रिलेशन समझ में आया। कोरल तो इनका आवास है, और जो ये शैवाल हैं, ये इसके लिए भोजन का प्रबंध, प्रकाश संश्लेषण। और आप लोग जानते हैं जो ये कोरल हैं और ये शैवाल हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं। और आप लोग जानते हैं ये 200 से 300 फीट तक पाया जाने के पीछे कारण भी यही है। जो सूर्य का प्रकाश है समुद्र के अंदर, जो सूर्य का प्रकाश है समुद्र के अंदर 200 से 300 फीट गहराई तक जाता है। और जितनी गहराई तक जाता है, उतनी ही गहराई पर जो ये पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। हाँ ना जवाब दो। अब यहां पर ये क्लोरीन इनको क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा। ये क्लोरीन इनको क्या कर देगा? ब्लीच कर देगा। आप लोग कभी भी देखना, जैसे जो दिल्ली के अंदर रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो सेक्टरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, ध्यान भी दे रहे हो, वहां पर 2 बातें आपको कॉमन मिलेंगी, और जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनसे थोड़ी वो अलग होंगी 2 बातें। कभी भी देख लेना, कभी भी ये देख लेना। आप लोग जानते हैं जो सेक्टर वगैरह में है और या बड़ी बड़ी